जय हिंद दोस्तों, गुरु स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समुद्री तरंगें एवं धाराएं या ओशन वेव्स एंड करंट्स पर चर्चा करेंगे। इन्हें महासागरीय तरंगें एवं धाराएं भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले है महासागरीय तरंग कि महासागरीय तरंग किसे कहते हैं। एक सिंपल सी और सरल सी भाषा में कहें कि महासागरीय जल में दोलन की गति जिसे जल के कण ऊर्ध्वाधर रूप से संचलन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, महासागरीय तरंग कहते हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सागरीय जल में दोलनीय गति है। क्या महासागरीय तरंग क्या है कि सागरीय जल में दोलनीय गति है, इसमें जलीय कण ऊर्ध्वाधर रूप से संचलन करते हैं। ठीक है, ये बात आ गई। अब जो तरंगों को एक विशेष ऊंचाई लंबाई का वेग होता है। यानी तरंगों में क्या है, एक विशेष ऊंचाई होती है और एक लंबाई होती है और एक वेग होता है। ठीक है, दूसरा तरंगों की उत्पत्ति पवनों के संचलन से होती है। लेकिन इसमें एक बात आती है कि तरंग है क्या। देखिए, पानी जो समुद्र का जब पानी या लहरें समुद्र की एक ऊपर नीचे होती हुई आगे बढ़ती है तो उनको बोलते हैं तरंग। जैसे कि पानी में ये चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है, अब पानी ये देखिए, पानी जैसे लहरें उठ रही हैं इस चित्र में कि लहरें उठती हुई हैं, आगे बढ़ती हैं, किनारे से टकराती हैं, वापस लौट जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तरंग है। अब तरंग के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, जैसे कि लहरें ऊपर उठे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शृंग या शीर्ष, जबकि ये इस वाले भाग को हम बोलते हैं गर्त। ठीक है, और शीर्ष दो शीर्षों के बीच की, यानी कि ये भी शीर्ष है और ये भी शीर्ष है, यानी कि शृंग है या शीर्ष है, इन दोनों शीर्षों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, और गर्त के दोनों शीर्षों को भी क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। इनको भी तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, ये भी और ये भी दोनों क्या है, तरंग दैर्ध्य हैं। ठीक है भाई, और जिस रेखा के ऊपर ये ऊपर नीचे बनते हैं उसे आयाम बोलते हैं, आयाम। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अब है महासागरीय धाराएं कि महासागरीय धाराएं हैं क्या। हमारा टॉपिक है महासागरीय धाराएं। क्या है कि एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के प्रवाहित होने की गति को धारा कहते हैं, इनके ओशन करंट कहते हैं। एक निश्चित दिशा में महासागर के जब जल प्रवाह होता है और प्रवाह होने की जो गति होती है उसे हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। धारा जल का एक निश्चित गति में बहाव होता है। इन धाराओं पर बल भी कार्य करते हैं जिनके कारण उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा में परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन हुआ, ये किसकी वजह से हुआ, कॉरियोलिस बल की वजह से हुआ। ठीक है, तो अब बात आती है कि धारा की जो गति है और दिशा है और आकार है, इसे इस धारा की दिशा, गति एवं आकार के आधार पर इसे कई भागों में बांटा जाता है। और बांटा कैसे जाता है, कितने भागों में, 3 भागों में हम बांटते हैं। एक तो है प्रवाह, धारा और विशाल धारा। तो इसमें 3 भागों में बांटा है, तो प्रवाह, धारा और विशाल धारा। ठीक है, प्रवाह क्या होता है कि जब सागरीय सतह पर जल पवन वेग से प्रेरित होकर आगे की ओर बढ़ता है तो उसे प्रवाह कहते हैं। यानी कि सागरीय सतह का जल पवन के वेग से प्रवाहित होकर आगे बढ़ता है तो उसे प्रवाह कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि उसमें गति तथा सीमा निश्चित नहीं होती, नहीं, इसकी गति एवं सीमा निश्चित नहीं होती। ठीक है, और इसके जो एग्जाम्पल हैं वे हैं दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ये इसके
एग्जाम्पल है। अब आते हैं धारा। जब सागर का जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ता है तो उसे धारा कहते हैं। ठीक है, इसकी गति प्रवाह से अधिक होती है। जब सागर जल एक निश्चित गति से एक दिशा में एक सीमा की ओर गति करे तो उसे धारा कहते हैं। ठीक है, अब है विशाल धाराएं कि जब सागर का अत्यधिक जल धरातलीय नदियों के समान एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है तो उसे विशाल धारा कहते हैं। यानी कि सागर जल अत्यधिक मात्रा में गति करे, एक सिंपल सी लैंग्वेज है कि जब सागर जल अत्यधिक मात्रा में गति करे तो उसे क्या बोलते हैं, विशाल धाराएं कहते हैं। ठीक है, तो इसकी गति क्या होगी, सर्वाधिक होती है, सबसे तेज होगी। और इसका जो एग्जाम्पल है गल्फ स्ट्रीम, इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, गल्फ स्ट्रीम, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, अब महासागर धाराओं को दो भागों में बांटा जाता है। जो महासागरीय धाराएं हैं वो कौन में, जैसे ये महासागरीय धाराएं तो ये दो भागों में बांटी गई हैं। कौन कौन सी दो भाग होंगे इसका, एक होगा गर्म धारा और दूसरी होती है ठंडी धारा। ठीक है, और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, यानी कि जो यह पृथ्वी है तो पृथ्वी पर ये क्या है, विषुवत रेखा है, और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है ये। तो यानी कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने वाली धाराएं गर्म होती हैं। यानी कि जब यहाँ से ऊपर को उठेंगी जो धाराएं, ये धाराएं कौन सी होंगी, गर्म धाराएं होंगी। और जो ध्रुवों से नीचे की ओर आएंगी ये धाराएं कैसी होंगी, ठंडी होंगी। यानी कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बहने वाली धाराएं कैसी होंगी, ठंडी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो धाराओं की उत्पत्ति के कारक की अगर हम बात करें तो उत्पत्ति के कारक क्या हैं, या उत्पत्ति के कारक। अब पहला कारक है कि धारा की उत्पत्ति तथा उसकी गति को प्रभावित करने के लिए कई कारकों का सामना करना पड़ता है। पहला कारक है पृथ्वी का परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, घूर्णन एवं गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण, परिभ्रमण भी कह सकते हैं, घूर्णन होगा एक परिभ्रमण भी होगा। दूसरा है महासागरीय कारक, दूसरा जो कारक आता है इसका महासागरीय कारक होगा। और महासागरीय कारक में क्या रखेंगे, ताप, दाब, पवन, घनत्व, ठीक है, लवणता को भी रख लेते हैं। ठीक है, इनको रखा जाता है। ठीक है, दूसरा भी आता है इसमें बर्फ का पिघलना, ये भी क्या है, एक उत्पत्ति का कारण है धारा की। ठीक है, इसके बाद आता है बाह्य कारक की अगर हम बात करें तो बाह्य कारक में आता है इसका कि वायुमंडलीय दाब, बाह्य कारक में आता है वायुमंडलीय दाब, पवन, वर्षा, वाष्पीकरण, ठीक है, तथा सूर्य तप, ये इसके क्या है, बाह्य कारक है। और नेक्स्ट आता है इसका कि धाराओं में परिवर्तन या सुधार लाने के कारक। उसमें क्या होगा कि तट की दिशा व आकार, मौसम में परिवर्तन था, नितल की स्थलाकृति, ये चीज़ क्या होती है, उत्पत्ति के कारण माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि महासागरीय धाराओं को वर्गीकरण। अगर धाराओं को हम वर्गीकरण की बात करें तो इसको कई भागों में बांटा गया कि दिशा के आधार पर, आकार के आधार पर, गति के आधार पर और तापमान के आधार पर। तो इनको 4 भागों में बांट दिया गया है, इसका वर्गीकरण किया गया है महासागरीय धाराओं का। तो अगर बात की जाए कि महासागरीय धारा का वर्गीकरण कितने भागों में, तो 4 भागों में। किस आधार पर, पहला है दिशा के आधार पर, आकार के आधार पर, गति के आधार पर और तापमान के आधार पर। ठीक है, अब बात आती है कि उष्ण गर्म जलधारा या शीत ठंडी जलधाराएं कौन सी होती है। जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं उनसे क्या उष्ण या गर्म जलधारा बोलते हैं, और जो ध्रुवों से विषुवत की ओर चलती हैं उन्हें ठंडी या शीत जलधारा कहते हैं। अब आता है वैश्विक स्तर पर धाराओं का वर्गीकरण। तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, प्रशांत महासागरीय धाराएं, अटलांटिक महासागरीय धाराएं और हिंद महासागरीय धाराएं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि प्रशांत महासागरीय धाराएं को किन भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में, उत्तरी धाराएं और दक्षिणी धाराएं।
उत्तरी प्रशांत धाराएं कौन कौन सी है? उत्तरी प्रशांत धारा में मध्य अमेरिका से फिलिपाइन द्वीप तक जो चलती है, जो ये पश्चिमी तट से होकर गुजरती है। ठीक है, यह उत्तरी विषुवतीय धाराएं बोलते हैं। क्यूरोशियो की गर्म धारा या जलधारा, तो ये फिलिपाइन द्वीप से ताइवान तक चलती है तथा जापान तक जाती हैं। फिर कैलिफोर्निया की ठंडी धारा, ये कम तापमान वाले क्षेत्रों से अधिक तापीय क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती हैं। ओयाशियो या क्यूराइल ठंडी जलधारा। ठीक है, इसके बाद है दक्षिणी प्रशांत धारा, विषुवत गर्म धारा, ऑस्ट्रेलिया गर्म धारा और पेरू ठंडी धारा। दक्षिणी प्रशांत महासागर की जो धाराएं हैं, ये 3 तरह की धाराएं हैं इसमें। एक तो विषुवत गर्म धारा, देखिए अगर बात करें ये, तो ये एक विषुवत रेखा है और ये विषुवत रेखा पे चलने वाली जितनी भी धाराएं हैं कौन सी है? गर्म जल धाराएं हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया की जो है, ऑस्ट्रेलिया से भी, ये ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ से आ रही है ये गर्म जल धाराएं, यहाँ पे टकरा रही है गर्म जल धाराएं, ऊपर जाके फिर ठंडी धाराओं में मिलकर क्या हो रही है? वापस नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है और ठंडे होकर फिर नीचे ठंडे होकर भारी हो गई, भारी होकर नीचे गिर गई। क्यों ऐसा हुआ कि गर्म जलधारा होती है वो हल्की हो जाती है, हल्की होने के कारण ये ऊपर उठती हैं, ऊपर उठने के क्रम में चली, टकराने के बाद ये घूमती रही और जब ये ठंडी होने लगी तो भारी हो गई, भारी होकर नीचे गिरी, फिर आगे चली, फिर गर्म हो गई है। इस तरह से एक चक्रण चलता रहा ये। ठीक है, ऐसे जो एक सेल का निर्माण होता है, इसे बोलते हैं हेडली सेल। ठीक है, ये माध्यम ग्लोब में दिखा दिया गया है आपको कि जो ये 0 डिग्री है ये आपका विषुवत रेखा है। इस विषुवत रेखा के पास जितनी भी जलधाराएं आई हैं सारी कैसी जलधाराएं? गर्म जलधाराएं। जबकि जब ये ऊपर उठी ये जलधाराएं ध्रुवों की ओर जा रही तो ये कैसी हो गई? ठंडी हो गई, लेकिन गर्म जलधाराएं थी, सॉरी। और जब ध्रुवों से वापस गिरी तो ये जलधाराएं कैसी आ गई? ठंडी जलधाराएं आई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि अटलांटिक महासागरीय धाराएं। तो अटलांटिक महासागरीय धाराओं को भी 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी और दक्षिणी महासागरीय धाराएं। उत्तरी अटलांटिक महासागर धाराएं में उत्तरी विषुवत गर्म जल धारा विषुवत रेखा के समीप से अफ्रीका तटों तक, और फ्लोरिडा गर्म धारा मैक्सिको की खाड़ी व फ्लोरिडा क्षेत्र में। गल्फ स्ट्रीम जलधारा हाल्टेरस अंतरीप से ग्रांड बैंक तक, नॉर्वे गर्म जलधारा। ठीक है, और दक्षिणी अटलांटिक महासागर धारा की हम बात करें तो ये ब्राजीलिया गर्म जलधारा, फॉकलैंड ठंडी जलधारा और वेनेजुएला ठंडी धारा। ठीक है, इन तक चलती हैं। अब ये एक और चित्र दिखाया है ओशन करंट का, कि इसे आराम से स्टडी कर सकते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश में कहाँ कहाँ से किन किन क्षेत्रों से टकरा के ऊपर जा रही हैं और वापस ठंडी होकर नीचे आ रही हैं। ठीक है, हिंद महासागर की जलधारा, देखिए ये हिंद महासागर धारा एक अपवाद है। ठीक है, हिंद महासागर एक अपवाद है कि उत्तरी भाग, और इसका भी एक उत्तरी भाग में अपवाद उत्तरी भाग में पाया जाता है कि इसकी दिशा मानसूनी हवाओं की दिशा में परिवर्तन के साथ बदल जाती हैं। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी उत्तरी हिंद महासागर धाराएं मलक्का जलडमरू मध्य से बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्रों में इनके शीत ऋतु में, अफ्रीका से अरब सागर में प्रवाह ग्रीष्मकाल में, दक्षिणी हिंद महासागरीय धाराएं मोजाम्बिक अगुलहास गर्म धारा, मेडागास्कर गर्म धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी धारा। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी में के 71% भाग पर जल पाया जाता है और शेष पर स्थल। जल का कितना है? 71 है और 29% क्या है? स्थल है। महासागरों में अनेक प्रकार के खनिज खाद्य पदार्थों सहित ऊर्जा संसाधन भी उपलब्ध है। अब खनिज संसाधन में क्या क्या मिलेगा? सोना, चांदी, मैग्नीज, यूरेनियम, पोटेशियम, सल्फेट, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, नमक, ये सब खनिज संसाधन है। और खाद्य संसाधन में मत्स्य, समुद्री कृषि, समुद्री जीव, सलबुक या मोलस्क, क्रस्टेसिया, शैवाल। ठीक है, ऊर्जा संसाधन में ज्वारीय ऊर्जा यानी कि विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और तरंग ऊर्जा। ठीक है, जलापूर्ति में समुद्री जल को साफ करके विलवणीकरण प्रक्रिया से किया जाता है। जल की आपूर्ति होती है, समुद्री जल को साफ किया जाता है और साफ करके क्या बनता है? विलवणीकरण प्रक्रिया से ये साफ किया जाता है। परिवहन, संचार, व्यापार में परिवहन के मुख्य साधन के रूप में ठीक है, क्या है? परमाणु परीक्षण हुआ है, अपशिष्ट विसर्जन, नगरीकरण और नदी द्वारा प्रदूषण। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थोड़ी वीडियो को शॉर्ट इसलिए समय के देखते हुए ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए टॉपिक को शॉर्ट तरीके से पढ़ाना पड़ता है। अगर आपको वीडियो को अच्छी लगी है और आपको फुल डिटेल में पढ़ना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम फिर नई वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको फुल टॉपिक में फुल डिटेल से आपको पढ़ाया जा सकता है। ठीक है।
तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।